हेलो एंड वेलकम। माय नेम इज निवारम चौधरी और हम पढ़ रहे हैं ज्ञान तरंग के अंदर एनटीए की सीरीज का ये पेपर नंबर 11। तो ये पेपर काफ़ी सेलेक्टिव पेपर मैं यहाँ पे लेके आ रहा हूँ, जिसके अंदर 10 to 15 प्रॉब्लम जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है उनको हम कोशिश करेंगे यहाँ पे कवर करने की। ठीक है, तो ज़रूर इस सीरीज को आप देखें तो आपको एग्जाम के अंदर बहुत बेनिफिट होगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये फर्स्ट क्वेश्चन है। दिखने में क्वेश्चन बहुत ही इजी है बट कैलकुलेशन के अप्रोच से थोड़ा सा टाइम ले सकता है। ठीक, तो क्या इन्फॉर्मेशन है कि हमारे पास में 3 टर्म है जो कि एपी के अंदर बताए गए। तो हम अच्छे से जानते हैं ए बी सी, अगर ये एपी में है तो हम सीधा सा 2b इक्वल टू क्या लेते हैं, ए प्लस सी लिख लेते हैं। तो देखिए ये लॉग के अंदर आपको जो टर्म दिख रही है क्या दिख रहा है, लॉग में बेस, लॉग के अंदर बेस 3 है और ये एक्सपोनेंट है। तो 2 लॉग फेज 3 के अंदर ये वाले वैल्यू लिखेंगे तो 3 1 माइनस एक्स प्लस 2 की पावर 1/2 राइट इज इक्वल टू ए प्लस सी। ए कितना है 1 और सी की जगह आपका आ जाएगा लॉग ऑफ 4 इंटू 3 की पावर एक्स माइनस 1 टू द बेस 3। अब देखो ये पावर आगे आएगी तो ये 2 के साथ कैंसिल आउट हो जाएगी, तो मेरे पास में ये बचेगा लॉग ऑफ 3 और अंदर हो जाएगा 3 1 माइनस एक्स प्लस 2। अच्छा देखो ये 1 है, ये लॉग के अंदर है तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ लॉग 3 टू द बेस 3 प्लस 3 लॉग 3 4 इंटू 3 की पावर एक्स माइनस 1। इतना समझ में आ गया। फर्दर थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, 3 अपॉन 3 की पावर एक्स प्लस 2, ये यहाँ पे इसको लिखेंगे तो क्या बन जाएगा लॉग ऑफ 3 और ये बन जाएगा 3 इंटू 4 इंटू 3 की पावर x माइनस 1, ऐसे मल्टीप्लाई। तो एडिशन से एक मल्टीप्लीकेशन हो जाता है, ये लॉग से लॉग कट जाएंगे और 3 की पावर x को आप t एज्यूम कर लो। इससे क्या होगा हमारी कैलकुलेशन फर्दर सिंप्लीफाई हो जाएगी। तो 3/t प्लस 2 इज इक्वल टू 3 इंटू 4t माइनस 1 राइट। अब मल्टीप्लाई कर दो 3 प्लस 2t इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 3 इधर जाएगा तो 12t स्क्वायर हो जाएगा राइट, और इधर जाएगा तो माइनस का 3t। ओके, अब इसको आपको सॉल्व करना है अकॉर्डिंग क्वाड्रेटिक। तो 12t स्क्वायर माइनस 5t माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ये 36 तो इसके फैक्टर करेंगे तो क्या होंगे 9t प्लस 4t। ठीक है, तो यहाँ से कॉमन क्या निकलेगा 3t, 4t माइनस 3 इधर से 1 4t माइनस 3। तो थोड़ा सा इधर आते हैं और t की वैल्यू लिखने की कोशिश करते हैं। तो t की वैल्यू मेरे पास 3/4 भी आ सकती है और माइनस 1/4 भी आ सकती है। अब देखो t क्या एज्यूम किया था हमने, 3 की पावर x एज्यूम किया था, तो 3/4 ये वाला रिजेक्ट हो जाएगा क्योंकि 3 की पावर x ऑलवेज पॉजिटिव होता है तो ये हो नहीं सकता। अब मुझे क्या चाहिए था, x का वैल्यू चाहिए। क्या चाहिए, x का वैल्यू। कैसे निकालेंगे, टेक लॉग बोथ साइड, तो x लॉग 3 के बेस में लॉग ले लेना, तो लॉग ऑफ 3 माइनस लॉग ऑफ 4, ये 1 हो जाएगा तो ये 1 माइनस लॉग ऑफ 4 हो जाएगा, 1 माइनस लॉग 4 ऐसे। तो ये आपको बी ऑप्शन नजर आ रहा होगा। इस क्वेश्चन के अंदर यही करना था आपको कि जो भी कंडीशन थी उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करते जाना है, फाइनली आंसर तक पहुंच जाओगे राइट। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, ये नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वन ऑफ द फाइनेस्ट प्रॉब्लम है जिसके अंदर आपको एक साथ मॉडुलस को भी कंसिडर करना था राइट। तो कैसे ही सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ पे हमारे पास में एक मॉडुलस के अकॉर्डिंग इक्वेशन गिवन है स्ट्रेट लाइन की, तो इसको मुझे पहले ब्रेक करना पड़ेगा। तो जब ब्रेक करोगे तो ये 4 पार्ट बनाएगी। कितने पार्ट बनाएगी, 4। अच्छा यहाँ पे मॉडुलस दोनों के ऊपर लगा हुआ है, हम 4 केस बनाएंगे, प्लस 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 माइनस माइनस प्लस और माइनस माइनस, यानी दोनों पॉजिटिव हो जाए तब क्या आएगा, x नेगेटिव और y पॉजिटिव हो तो क्या आएगा x नेगेटिव, यहाँ पे प्लस और ये माइनस है। तो तीसरा वाला केस ग्रेटर देन 0 और y लेस देन 0 और लास्ट वन बोथ लेस देन 0। ये मैंने केस बना दी 4, समझ में आ गई। अब इसके अकॉर्डिंग लिखते हैं
दोनों अगर पॉजिटिव है तो सिंपली y माइनस एक्स इक्वल टू 1 हो जाएगा। x नेगेटिव है और y पॉजिटिव है तो ये y प्लस एक्स इक्वल टू 1 हो जाएगा। अब x नेगेटिव है तो क्या आएगा, y नेगेटिव आ जाएगा और इधर से x ऐसे भी आ जाएगा। थर्ड केस, लास्ट केस क्या आएगा बता दो आप। तो लास्ट केस में यहाँ माइनस आएगा, यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ऐसे ये आ गया। अब आपको क्या करना है, सर्कल जो गिवन है उसके साथ एरिया बाउंड निकालना है। तो पहले मुझे फिगर तो बनाना ही पड़ेगा, तो मैं इनका ग्राफ पहले बना लेता हूँ। देखिए, तो इसका ग्राफ जब बनाएंगे या आप ऐसे करो, सर्कल पहले बना दो। तो सर्कल की रेडियस 1 है, तो बेसिकली मुझे ये बनाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ऐसा एक सर्कल बन जाना चाहिए। ये पॉइंट कितना है, 0,1। सिमिलरली ये 1,0, ये 0,-1। यहाँ तक समझ में आ गया। अब मैं जो आपको समझाने वाला हूँ उस पर थोड़ा सा फोकस करना कि क्या एग्जैक्टली मैं समझाना चाह रहा हूँ। अब मुझे ये वाली लाइन का ग्राफ बनाना है, बनाए। तो y माइनस एक्स इक्वल टू 1, जब x ग्रेटर देन 0 तो y ग्रेटर देन 0। तो आप एक काम करो, x की जगह 0 पुट कर दो। बेसिकली इसको ऐसे लिखो, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। तो x को 0 रखा तो y 1, फिर x की जगह 1 रखेंगे तो y 2 आ जाएगा। तो ऐसा हो जाएगा 1,2। तो अब इससे पीछे मत जाना, इसके पीछे अलाउ नहीं है, केवल इससे आगे ही लाइन जा सकती है क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट बोला है, ठीक। x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0। अब इस पे आ जाते हैं। इसका ग्राफ बनाने के लिए क्या करेंगे, y इक्वल टू 1 माइनस एक्स। अब x मुझे नेगेटिव वाला रखना है, ध्यान रखना ऐसे नहीं कि कुछ भी x रखना है, नेगेटिव x रखना है। तो पहले आप x की जगह क्या रखें बताओ, x की जगह उसकी वैल्यू पुट करके 0 तो रखे दो, इक्वल टू, तो 0 रखेंगे तो y कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो ये पॉइंट है। फिर x की जगह -1 रख दो, जैसे -1 रखेंगे तो y 2 आ जाएगा। तो ये -1 के कॉरस्पॉन्डिंग कितना आ जाएगा, 2। तो ये ऐसा ग्राफ बनेगा, समझ गए। ये लाइन किसकी, y इक्वल टू एक्स प्लस 1, और ये कौन सी है, y इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 1, राइट। सिमिलरली मैं इन दोनों का ग्राफ बनाऊंगा तो आपको हैरानी होगी जान के कि ये ऐसा बना देगा, ठीक है। अब बता दो मुझे, केवल ये पॉइंट पे दोनों का इंटरसेक्शन हो रहा है, सर्कल का और लाइन का, और पॉइंट पे इंटरसेक्शन हो रहा है तो कुछ कॉमन पार्ट नहीं बन रहा है इस पॉइंट के सिवाय। तो आपका एरिया क्या बनेगा, बाउंडेड एरिया 0 आ जाएगा दोनों के बीच में, दोनों कर्व के बीच में बाउंडेड एरिया कितना हो जाएगा, 0। समझ में आया कि नहीं है, क्योंकि इन दोनों के बीच में कुछ भी कॉमन पोर्शन बन नहीं रहे। अगर आप केस नहीं लोगे तो कुछ बच्चे ऐसे भी बना लेते हैं, मैंने कई बार नोटिस किया है, तो ऐसे भी बना देते हैं और फिर कहते हैं कि सर बन तो रहा है। तो ये गलत है, इस तरह से डायग्राम बनाना सरासर गलत है। तो बिल्कुल भी इस तरह से ग्राफ नहीं बनाए, जितनी कंडीशन है उतना ही बनेगा, राइट। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखिए, और ये मेरी नजर में अब तक का सबसे फाइनेस्ट प्रॉब्लम है। आज हमने 2 क्वेश्चन ऑलरेडी कर लिए, ये तीसरा क्वेश्चन है। तो बताओ इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है कि एक ऑर्थोसेंटर ट्रायंगल के ऑर्थोसेंटर कोऑर्डिनेट निकालने, और ट्रायंगल के वर्टिसेस की बजाय उस ट्रायंगल के मिड पॉइंट के वर्टिसेस दे रखे। तो इस क्वेश्चन को समझने के लिए आपको कुछ बेसिक जानकारी पता होनी चाहिए, जो मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ। ध्यान से देखना, आप समझ जाओगे क्या मैं समझाना चाह रहा हूँ। आपने बचपन में एक प्रॉपर्टी पढ़ रखी है 10th क्लास के अंदर कि एक ट्रायंगल है और अगर ये मिड पॉइंट है, इनको ज्वाइन कर लिया जाए डी और ई, तो ये दोनों लाइन पैरेलल होती है, यानी डी ई पैरेलल क्या होता है, बीसी के, और डी ई की जो लेंथ होती है वो बीसी की हाफ होती है, ठीक है। और लेट से यहाँ पे कोई पॉइंट मैंने ले लिया एफ, तो ये डी ई और बी एफ की डिस्टेंस क्या होगी, बराबर होगी। यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस बराबर होती है, ठीक है। ये पैरेलल भी होते हैं और ये बराबर होती है, ये पॉइंट आप ध्यान रखना। अगर ये आपको ध्यान रह जाते हैं तो इस क्वेश्चन के अंदर ये कॉन्सेप्ट काम में आएगा। देखिए कैसे काम में आएगा, वो अगली आपकी 5 मिनट बिल्कुल मेरे साथ समझने की कोशिश करना, मैं आपको समझा दूंगा। ऐसा कोई पार्ट नहीं है कि जो समझा नहीं पाए, ठीक है। अच्छा, ये जो पॉइंट दे रखे ये मिड पॉइंट है, जिस ट्रायंगल का मुझे ऑर्थो सेंटर निकालना है, तो उसको एग्जैक्टली मैं मार्क करता हूँ 0,0 और ये 1,2 यहाँ आएगा, राइट। और -6,3 का यहाँ होगा, -6,3। ये क्या है, जिस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं उसके मिड पॉइंट है। लेट से मैंने इसको ऐसे ज्वाइन कर लिया, राइट। अगर इसको ज्वाइन करेंगे
तो ट्रायंगल कैसा बनना चाहिए, जो ओरिजिनल ट्रायंगल है, यानी ये आपको साइड पता है और ये पॉइंट पता है। तो मैं ट्रायंगल बनाना चाहूँ तो कैसे बनाऊंगा, उससे आगे थोड़ा सा मूव करवा दें, यानी इसको आगे से मूव करवाएं, ठीक है, और उसको ऐसे पीछे ले जाए, तो ऐसा एक ट्रायंगल बन सकता है, ऐसा एक ट्रायंगल जनरेट हो सकता है। कलर चेंज कर लेते हैं ताकि आपको अंडरस्टैंड होने में दिक्कत नहीं हो। चलिए लेट से यहाँ पे पॉइंट है ये, ठीक है, ये वाला पॉइंट यहाँ पे, ओके। अब बताओ आपको ओरिजिनल ट्रायंगल, तो ये आपकी मिड पॉइंट वाली साइड होगी, जो हम यहाँ पे डी बोल रहे थे, ये डी वाली साइड नजर आ रही है, तो ये डी जैसी साइड हो जाएगी। तो मैं अंडरस्टैंड कर लेंगे, इसका नाम ही डी ले देता हूँ ताकि कंफ्यूजन नहीं हो। चलिए इसका नाम लेते हैं ए, इधर बी और ये सी। अच्छा ये मिड पॉइंट है इसका, बीसी साइड का क्या है, मिड पॉइंट है। तो अभी जस्ट मैंने बताया था कि ये दोनों पैरेलल होने चाहिए। क्या इतनी बात समझ में आ गई आपको, ये दोनों पैरेलल तो होने चाहिए, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, ये जो एबीसी ट्रायंगल बना है उसका ऑर्थो सेंटर निकालना है। तो इसका ऑर्थो सेंटर निकालने के लिए एक तो तरीका है जो बेसिक, कि ये आप एंड पॉइंट निकालते हैं पहले तो, और फिर एंड पॉइंट निकालने के बाद आपका जो टिपिकल मेथड होता है ऑर्थो सेंटर निकालना है वो देखें। बट क्या उसके अलावा हो सकता है, तो वो सर्च करते हैं ट्राई करने की। एक बार इसको ज्वाइन करो, ठीक है। अब मैं यहाँ से अच्छे से देख पा रहा हूँ, इसका नाम मैं दे देता हूँ डी और एफ नाम दे दिया, राइट। तो आप मुझे बताओ एम डी ई और एम डी एफ से कुछ मदद मिल सकती है क्या। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ मदद लेने की। तो इसका स्लोप कितना आएगा, डी ई का स्लोप तो 2 आ रहा है, 2/1 2, और इसका जो स्लोप है वो माइनस का 1/2 आ रहा है, देख लो आप। तो ये 9 परपेंडिकुलर है, यानी ये मेरे पास में बाई चांस, ये बाई चांस जरूरी नहीं हमेशा हो, बाई चांस इस क्वेश्चन के अंदर क्या है, परपेंडिकुलर है। ये क्या है, परपेंडिकुलर है। अब देखो ये दोनों लाइन परपेंडिकुलर है, सॉरी पैरेलल है, और ये लेंथ इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप देख पा रहे होंगे कि डीई बी एफ के बराबर होगा। तो डीई की लेंथ बी एफ या सी के बराबर होगा। तो ये वाली लेंथ और ये दोनों इक्वल भी है, ये दोनों क्या है, इक्वल भी है। अच्छा ये इक्वल है, ये 90 डिग्री है, तो क्या ये 90 होना मजबूरी है या नहीं, ये 90 होगा। अब दो एंगल बेस वाले 90 पे आ गए और ये दोनों साइड बराबर ही है, तो ये ऑटोमेटिकली क्या बन गया, एक रेक्टेंगल बन गया। ऑटोमेटिकली क्या बन गया, एक रेक्टेंगल। कैसे, आपको ये प्रॉपर्टी से पता है कि मिड पॉइंट को ज्वाइन करते हैं वो सामने वाली साइड की हाफ होती है, तो एफ सी और डी बराबर होंगे और पैरेलल भी होंगे, बराबर है और पैरेलल है, और ये स्लोप के अकॉर्डिंग 90 डिग्री बना रहा है, ठीक है, स्लोप के अकॉर्डिंग 90 डिग्री बना रहा है। तो मेरे पास एक रेक्टेंगल बन गया। अच्छा इस रेक्टेंगल के बनने के कारण ये 90 डिग्री होना ही चाहिए, तो आपका सी पे क्या बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है। अब मैं अगर ट्रायंगल एबीसी को देखूं तो ये तो एक मजेदार बात होगी कि राइट एंगल बन गया, एबीसी क्या बन गया, राइट एंगल है, राइट एंगल एट सी। अच्छा राइट एंगल के ऑर्थो सेंटर कहाँ होता है, वहीं पे होता है जहां पे राइट एंगल बनता है। राइट एंगल ट्रायंगल में ऑर्थो सेंटर कहाँ होता है, सी पे ही होता है। तो मुझे अगर ऑर्थो सेंटर निकालना है तो बेसिकली सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट चाहिए। अब आप बहुत इजी अप्रोच पे आ गए कि आपको सी का कोऑर्डिनेट निकालना है और रेक्टेंगल के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। तो क्या अप्रोच लगाना चाहिए बताओ तो आप, बस यहाँ पे डायगोनल का मिड पॉइंट कोइंसाइड करता है ये आपको पता होना चाहिए। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे, अब मुझे ऑर्थो सेंटर निकालना है, मीनिंग ये होता है कि आपको सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने जो कि रेक्टेंगल का कोऑर्डिनेट है, ठीक है। तो बस यहाँ पे बहुत ही आसान तरीके से हम निकाल सकते हैं। एल्फा प्लस 0 मिड पॉइंट ले रहा हूँ बाई 2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, -6 + 1/2, 2 से 2 गया तो एल्फा की वैल्यू -5 आ जाएगी, राइट। ऐसे लिखेंगे तो बीटा प्लस 0/2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3 + 2/2, तो यहाँ से आ जाएगा बीटा की वैल्यू 5 आ जाएगी, राइट। तो एल्फा -5 और बीटा 5, इन सी पॉइंट आपका सेव हो जाएगा। तो लॉजिकली देखें तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ये आपको जरूर अप्रोच डेवलप करना चाहिए। नाइस, यानी 3 क्वेश्चन हमने कर लिए, बहुत ही बेहतरीन शानदार क्वेश्चन थे। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये कॉम्प्लेक्स नंबर की प्रॉब्लम है, ठीक है। अब आपको यहाँ से एक पॉइंट ध्यान में आना चाहिए, और वो जो है मैं यहाँ पे बताने की कोशिश करूंगा कि अगर आप कोई nth रूट की बात करते हो, ठीक है, तो ऐसे इक्वेशन बनती है और उसके रूट कितने होते हैं,
n रूट होते हैं, Z1 Z2 Z3 ऐसे लिखते हैं Zn। तो यहाँ पे एक बात है जो हमेशा लागू होती है, वो है कि सम ऑफ रूट्स जीरो होता है। क्या होता है? सम ऑफ रूट्स ऑलवेज क्या होता है? सम ऑफ रूट ऑलवेज जीरो होता है। ये बात आप हमेशा ध्यान रखना, राइट। अगर मेरे पास में कोई भी nth रूट है तो उसके अंदर सम ऑफ रूट जीरो होता है। अब ये कैसे यूज करेंगे ये हमको समझना है यहाँ से, राइट। अच्छा, अगर इसको मैं आयलर फॉर्म में लिखना चाहूँ, क्या लिखना जाए? आयलर फॉर्म में। तो ध्यान रखना, इसको ऐसे लिखते हैं 2π/n और इधर k लेते हैं, ठीक है। अगर nth रूट की बात करें तो 2π/n इंटू k के फॉर्म में लिखते हैं और उसके आगे सिग्मा लगा देते हैं और k की वैल्यू 0 से n तक ले जाते हैं। ये आयलर फॉर्म होती है nth रूट के लिए। क्या होती है? nth रूट के लिए आयलर फॉर्म होती है। बस इसी को ध्यान रखना कि 0 से स्टार्ट करते हुए n तक जाते हैं और सम ऑफ रूट 0 आता है। कैसे समझेंगे? यहाँ पे देखिए, सम ऑफ रूट क्या होगा? z की पावर n-1 का कोफिशिएंट होगा, जो कि आपको नजर नहीं आ रहा है। z की पावर n-1 का कोफिशिएंट नजर नहीं आ रहा है, इसलिए सम ऑफ रूट क्या होता है? उसके कोफिशिएंट डिवाइड बाई z का कोफिशिएंट, z की पावर n का कोफिशिएंट। तो ये याद रखना, दोनों तरीके से मैंने बता दिया। अब आपको इसे आयलर फॉर्म के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करने की कोशिश करनी चाहिए। तो आयलर फॉर्म के अंदर आपको ये तो पता ही है कि e की पावर आयटा थीटा हो तो उसको cos थीटा प्लस आयटा साइन थीटा लिखते हैं, ठीक है। अगर मैं ऐसे कहूं कि cos 2π/k, यहाँ पे कुछ 11 लगा दिया, इधर k और आयटा साइन 2π/11 इधर k। जितनी बात हो सकती है मैं समझाने की कोशिश करूंगा। तो उसका आयलर फॉर्म कैसे बनेंगे? 2π/11 और k। ये k क्या बता रहा है? कि यहाँ पे 11th रूट की बात हो रही है, 11th रूट की बात हो रही है। ये डिवाइड में 11 है, इसका मतलब क्या होता है? 11th रूट की बात हो रही है। अब इस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको यहाँ से ये नजर आ रहा है कि साइन के साथ आयोटा आता है, बट यहाँ पे तो साइन के साथ आयोटा है नहीं। तो मैं क्या करूंगा, अपनी तरफ से ऊपर नीचे आयोटा डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे। बस पहला काम ये करो। तो ये क्या बन जाएगा? आयोटा साइन 2π/k 11 प्लस आयोटा स्क्वायर, ये माइनस आएगा, ठीक। और cos 2π/11k, राइट। ये -1 होगा और माइनस आगे तो प्लस हो जाएगा। तो क्या आप मुझे अगले स्टेप में बताओ, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या? cos 2π/k 11k प्लस आयोटा साइन 2π/k। अच्छा, ये 11th रूट की बात हो रही है, ये मुझे अच्छे समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे एक जरूरी बात है जो इस क्वेश्चन के अंदर फॉलो नहीं हो रही, कि शुरुआत 0 से होनी चाहिए थी। कहाँ से शुरुआत होनी चाहिए थी? 0 से। तभी आपके 11th रूट बनते, कि 0 से ये 1 से 10 तक जा रहा है तो 10 ही टर्म है, यानी एक रूट इसमें मिस हो रहा है। लगातार की बात करें तो मैं अगर यहाँ 0 कर दूं, इधर 10 ही रहने दूं, तो यहाँ पे मैंने एक बात अपनी तरफ से एक्स्ट्रा ऐड कर दी। वो कौन सी है? वो है कि k इक्वल टू 0 पे a वाली वैल्यू एक्स्ट्रा आपको ऐड करनी पड़ेगी। तो पहले तो मैं इसको लिखने की कोशिश करता हूँ, e की पावर 2π/11 और k, और इस प्रोसेस में एक्स्ट्रा कितना लग गया होगा? k इक्वल टू 0 रखने वाली वैल्यू एक्स्ट्रा आ गई होगी, क्योंकि k इक्वल टू 1 है, मैंने k इक्वल टू 0 से स्टार्ट करवाया है। k इक्वल टू 0 से स्टार्ट करने के पीछे लॉजिक यही था कि सम ऑफ रूट 0 हो जाएगा। k इक्वल टू 0 से स्टार्ट करने के पीछे लॉजिक यही है कि इसके अंदर सारे रूट आ जाएंगे, ऑल रूट्स आ जाएंगे, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा? 1 माइनस आयोटा और ये 0 और -1, तो ये यहां तक आ गया। अब आपको मल्टीप्लाई कर लेना है आयोटा से ऊपर नीचे, ठीक है। तो ये बेसिकली आयोटा ही हो जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट होता है इस टाइप इक्वेशन सॉल्व करने के लिए, ठीक है। जेई वालों का फेवरेट एरिया है, तो जरूर इस पॉइंट पे आप नजर रखें कि आपको एग्जाम में ऐसा देखने को मिल सकता है। नाउ वी हैव कंप्लीटेड 4 क्वेश्चन, राइट। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, और हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन एग्जाम में अगर आ जाए तो सबका सही होना चाहिए, ऐसी मैं उम्मीद रखूंगा। पर ध्यान क्या रखना है, इसमें सम ऑफ लिमिट का कॉन्सेप्ट लगता है। क्या लगता है? सम ऑफ लिमिट का कॉन्सेप्ट लगता है। अब सम ऑफ लिमिट का कॉन्सेप्ट लगाने के लिए आपको 2 टर्म जनरेट करनी पड़ेगी, एक तो r/n और एक 1/n। एक r/n और 1/n। r/n को तो हम x रखते हैं और 1/n को dx रखते हैं। ये एक बेसिक मेथड होता है कि लिमिट ऑफ
सम ऑफ लिमिट या लिमिट ऑफ समय की बात है, उसको इंटीग्रेशन में कन्वर्ट करने के लिए। अच्छा, इसी से हमारी अपर लिमिट और लोअर लिमिट डिसाइड होती है, अपर और लोअर लिमिट, राइट, लोअर लिमिट। तो इसको डिसाइड करने के लिए आपको पहले आर की लोअर वैल्यू रखो तो एक्स की लोअर लिमिट मिलेगी, फिर आर की अपर वैल्यू रखो तो उससे अपर लिमिट मिल जाती है। अब ये काम यहाँ पे करने की कोशिश करेंगे। तो लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी है, उसको मत छेड़ो, आर की वैल्यू 1 से लेके 4n तक जा रहा है, राइट। अच्छा, हमको माइंड में ये रखना है कि r बाई एन जनरेट करना है। क्या करना है? r बाई एन जनरेट करना है। तो r बाई एन जनरेट करने के लिए आप यहाँ से स्टार्ट करो। तो देखो अंडर रूट आर है और अंडर रूट एन है, तो उसको नीचे ले लो, तो r बाई एन का ये अंडर रूट हो जाएगा, राइट, ऐसे हो जाएगा। और अंदर भी कोशिश करेंगे तो जनरेट करेंगे, तो ये स्क्वायर तो है, तो अंदर से n कॉमन लीजिए, अंडर रूट एन। तो अंडर रूट एन कॉमन लेंगे तो बाहर n आएगा। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? मतलब 3r बाई एन प्लस ये 4 हो जाएगा। क्या मैंने जो काम किया समझ में आपको आ गया? मैंने सिंपली अंदर से रूट एन कॉमन ले लिया तो बाहर n आ जाएगा। अब आप यहां से ये आपका बन गया r बाई एन, क्या बन गया? हाँ, ये देख पा रहे हो, ये वाली वैल्यू, ये तो क्या बन जाएगी? dx बन जाएगी। अच्छा, मुझे लिमिट यहाँ पे डिसाइड करनी है, तो पहले तो बताओ dx आपके पास में आ गया 1 बाई एन से, और ये x रूट एक्स, और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 3 रूट एक्स प्लस 4 टू होल स्क्वायर। अब लिमिट डिसाइड करनी है, तो r की शुरुआत कहाँ से हो रही है बताओ? r की शुरुआत कहाँ से हो रही है? 1 से। तो क्या करूँगा मैं? पहले लिमिट रखने के लिए r की वैल्यू 1 रखेंगे, तो r बाई एन क्या हो जाएगा? 1 बाई एन, और 1 बाई एन कितना होगा? 0। बोलो कैसे? क्योंकि n इनफाइनाइट पे जा रहा है, तो लोअर लिमिट 0 हो गया। अब अपर कितना है? r, अपर r 4n है, तो 4n बाई एन रखेंगे तो कितना आ जाएगा? 4। तो ये x की वैल्यू आ गई मेरे पास में, x की वैल्यू 0 से लेके x की वैल्यू 4 के बीच में ये इंटीग्रेशन कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे 0 रखेंगे, इधर 4 रखेंगे। अब मुझे सॉल्व करना है। अब कैसे सॉल्व करें? देखो, तो बहुत ही शानदार और आसान मेथड है अब आगे सॉल्व करने का। कैसे? कि रूट एक्स को आप कुछ एज्यूम कर लो लाइक टी स्क्वायर, तो 1 बाई 2 रूट एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2t और dt रूट एक्स को, ताकि फ्री हो जाए अपन रूट एक्स वाले टर्म से। या एक काम करो, पूरे को t एज्यूम कर लो, ताकि बहुत आसान हो जाएगा ये सॉल्व करना, ठीक। ऐसा भी नहीं है कि टफ बन जाएगा, बट हो जाएगा, इतनी दिक्कत नहीं आएगी हमको। तो क्या करता हूँ मैं, यहाँ पे 3 रूट एक्स प्लस 4 को t एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना होगा? 3 2 रूट एक्स dx इक्वल टू dt। तो मेरे पास में dx अपॉन रूट एक्स तो है ऑलरेडी, फिर 2/3 dt हो जाएगा। और लिमिट चेंज कर लो, लिमिट चेंज करेंगे, जब x की 0 है तो t की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4, और जब x आपका 4 है तो t कितना आ जाएगा? 4 पे ये 2 हो जाएगा, 6 6 और 10 हो जाएगा। तो लिमिट आपकी अब न्यू लिमिट कितनी हो जाएगी? 4 से 10, राइट। dx बाई रूट एक्स इसकी जगह 2/3 रख दो, और ये कितना हो जाएगा? 1 बाई टी स्क्वायर और dt, राइट। अब तो बहुत ही इजी तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। ये कितना हो जाएगा? 1 बाई टी इंटीग्रेशन वाला पार्ट, और ये लिमिट रख लेंगे 4 से 10, तो 2/3, और इधर आ जाएगा 1/10 माइनस 1/4। अब आप सॉल्व कर लो, और सॉल्व करेंगे तो आंसर आपको नजर आने लग जाएगा। 40 रखेंगे, 4 और इधर से 10 माइनस 6 प्लस 6 और इसके साथ 2/3, ये 2, तो 1/10 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1/10, राइट। तो ये अप्रोच रहता है। मैंने कैलकुलेशन वाला पार्ट भी समझा दिया। ये इंपॉर्टेंट है कि लिमिट कैसे डिसाइड करते हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट था इस क्वेश्चन के अंदर कि लिमिट कैसे डिसाइड करते हैं, राइट। तो उम्मीद है ये वाला पार्ट आप समझ गए होंगे। मूव करें नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए यहाँ पे आ जाते हैं। वन ऑफ द फ्रीक्वेंट आस्क्ड क्वेश्चन इन जेईई, और बहुत ही आसान तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बट मैंने क्वेश्चन इसलिए लिया कि एक बार आपको मॉड्यूलस से डर निकल जाए। तो देखिए, हमें फंक्शन लेना है, बट इन दोनों का मैक्स पार्ट लेना है। तो जब भी मैक्स पार्ट लेना हो तो दोनों के ग्राफ बना लिया करो आप। तो ग्राफ के अकॉर्डिंग आप मैक्स को मार्क कर लो, ठीक है। तो हमारे पास में एक तो कौन सा है?
माइनस ऑफ मॉडुलस एक्स, तो माइनस ऑफ मॉडुलस एक्स का ग्राफ ऐसे होता है, ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है। ओके, नाउ कौन सा है, इस सेकंड वाला पार्ट, इसको मैं जी नाम दे देता हूँ, जी इक्वल टू माइनस 1/x²। ये क्या होता है, हाफ सर्कल होता है, याद है क्या हाफ सर्कल बनता है, क्योंकि अगर दोनों साइड स्क्वायर कर दें और इसको y रख लें तो ये x² + y² इक्वल टू 1 आ रहा है, नेगेटिव साइड है, इसलिए हाफ सर्कल कहाँ बनेगा, नेगेटिव एक्स एक्सिस या एक्स एक्सिस से डाउन में बनेगा, तो ये ऐसा बनना चाहिए, ठीक है। ये आपका किसका ग्राफ बन गया, जी का ग्राफ बन गया। बट यहाँ पे हमें ग्राफ के अकॉर्डिंग मैक्सिमम पोर्शन चाहिए, तो ये मैक्स पोर्शन, ठीक है। अच्छा, ये -1 है और ये 1 है, इससे बाहर नहीं जाना है आपको, ग्राफिकली ऐसा डोमेन में मेंशन कर रखा है। तो इधर तो मैक्स ये है, जो मैं यहाँ पे थोड़ा सा कांटे बना रहा हूँ, ये मैक्स हो जाएगा, इस वाले पोर्शन में ये मैक्स है और आगे ये वाला पोर्शन मैक्स है। तो आपको ये मैक्स वाला पोर्शन दिख रहा है, इसको डिफरेंशिएबल है या नहीं चेक करके बताना है। तो डिफरेंशिएबिलिटी का सीधा सा कॉन्सेप्ट है, जहां शार्प कॉर्नर बने उस पॉइंट पे तो डिफरेंशिएबल नहीं होता है। तो शार्प कॉर्नर मुझे एग्जैक्टली ग्राफ से नजर आ रहे हैं कि 3 है इस डोमेन के अंदर, -1 से 1 के बीच में कितने शार्प कॉर्नर है, 3। तो इस तीनों पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा, तो आपके नॉन डिफरेंशिएबल पॉइंट के एग्जैक्टली कितने होंगे, 3 हो जाएंगे, राइट। अच्छा क्वेश्चन था। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, ये पे आ जाते हैं। चलिए, ये वाला बच्चों अच्छा क्वेश्चन है, मेरी नजर में ये अच्छा क्वेश्चन है, कैलकुलेशन और ट्रिगो का काफी कुछ पोर्शन इसमें रिवाइज हो जाता है, नाइस। तो करें स्टार्ट, 1 मिनट। तो इस क्वेश्चन के अंदर आपको बताना है कि ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग थीटा से इंडिपेंडेंट है या अल्फा से या दोनों से, ठीक है। तो ये काम तो सिर्फ सॉल्व करेंगे तभी हो पाएगा। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले कुछ बेसिक फॉर्मूले आपको पता होना चाहिए, मैं लिख रहा हूँ, आप बताते जाना। आपको 2 sin अल्फा और sin थीटा अगर गिवन है तो इसको आप क्या लिखते हो, cos अल्फा माइनस थीटा और माइनस cos अल्फा प्लस थीटा, रिमेम्बर, याद है, ठीक है। एक ये पता होना चाहिए कि cos x प्लस वाई इंटू cos x माइनस वाई आ जाए, तो आपको ये इसके इक्वल लिखना होता है। अच्छा, अगर दोनों जगह साइन साइन आ जाए तो इधर sin² x और sin² y हो, cos के अंदर एक cos आता है और एक sin आता है, ये 2 फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। नाउ क्वेश्चन को लिख लेता हूं मैं, 2 sin² थीटा प्लस, अच्छा ये जो 4 है उसको मैं थोड़ा सा स्मार्ट तरीके से लिखने की कोशिश करता हूँ, 2 sin अल्फा sin थीटा और ये cos ऑफ 2 अल्फा प्लस थीटा, ऐसा लिख लेते हैं। जब लिखेंगे तो ये मुझे कुछ वैल्यू ऐसे नजर आएगी, 2 sin² थीटा, ये वाला पार्ट तो एजिटी रहने दो, थीटा प्लस अल्फा। बट इस वाले को बताओ, जो ऊपर ने फॉर्मूला लिखा था ऊपर, तो cos अल्फा माइनस थीटा और cos अल्फा प्लस थीटा, राइट। अच्छा, इसको क्या लिखता हूँ, ये cos 2 थीटा है, ये वाली वैल्यू एक थीटा की तरह समझे, cos 2x जैसा, तो 2 cos² अल्फा प्लस थीटा माइनस 1। अब क्या करना है, फर्दर थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करने की कोशिश करनी है, 2 है तो 2 cos थीटा प्लस अल्फा और cos अल्फा माइनस थीटा माइनस 2 cos² अल्फा प्लस थीटा, और ये आगे वाला पोर्शन जैसा है वैसा लिख लेते हैं, -1, ये यहाँ से कैंसिल आउट हो गए। अब इसको देखो आप, इस वाले पोर्शन को आपको ये फॉर्मूला नजर आना चाहिए, यहाँ से अगर नजर आ रहा है तो बताओ इसके लिए क्या लिखूं मैं। तो आप देखोगे तो cos थीटा प्लस अल्फा और ये अल्फा माइनस थीटा है, तो आप अल्फा पहले समझना और बताओ मुझे क्या लिखेगा। ये 2 तो आगे रहेगा, 2 cos² अल्फा माइनस sin² थीटा, राइट, माइनस 1, राइट। अब देखो ये पोर्शन यहाँ से कट जाएगा तो क्या बनेगा, 2 cos² अल्फा माइनस, जो कि होता है cos 2 अल्फा। तो इसे सिंप्लीफिकेशन के अंदर आपको थीटा नजर नहीं आ रहा होगा, थीटा नजर नहीं आ रहा है बस, तो इस क्वेश्चन का आंसर है इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा, राइट। तो इसलिए कहते हैं ट्रिग्नोमेट्री के अंदर बेसिक फॉर्मूला याद करके रखने चाहिए, बहुत हेल्प करते हैं, ठीक है, जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे थे। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, लिमिट का प्रॉब्लम आ गया, अच्छा प्रॉब्लम है। और इस प्रॉब्लम के अंदर हमें क्या ध्यान में रखना है, जब कभी भी लिमिट x टेंड टू a हो तो पहला काम तो करिए कि उसको h टेंड टू 0 में कन्वर्ट कर दो,
कैसे कन्वर्ट करेंगे, आपको x की जगह π/2 माइनस एच या π/2 प्लस एच पुट करना पड़ेगा, राइट। इतनी बात समझ में आ गई। चलिए इतना काम करो, और उसके बाद आपको कुछ फॉर्मूले अच्छे से पता होना चाहिए। एक ये वाला फॉर्मूला मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि अगर 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर आ जाए तो उसको 1/2 लिख लिया करो, इसको 1/2 लिख लिया करो। इससे बहुत कुछ कैलकुलेशन इजी बन जाती है। अब यहाँ पे आते हैं और उसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। तो लिमिट तो h टेंड टू 0 हो गई, 1 माइनस 10, ये कितना हो जाएगा बताओ मुझे। x/2 रखेंगे, इधर /2 करो तो π/4 माइनस h/2, राइट। नीचे एज इट इज रहेगा तो 10 π/4 प्लस h/2, ये एक पोर्शन बन गया, इंटू 1 माइनस ये बन जाएगा हमारा साइन π/2 माइनस h, और डिनोमिनेटर वाला पार्ट 2 π/2 माइनस h का होल क्यूब। अब आपको इसमें फॉर्मूला लगाना है tan a माइनस b का, ठीक है। तो अब नेक्स्ट सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो आपका क्या बनेगा, मैं लिख रहा हूं 1 माइनस ये वाला पोर्शन लिखेंगे तो 1 माइनस 10h/2 और 1 प्लस 10h/2। क्या समझ गए, क्या बात समझ में आ गई आपको इतनी सी? क्योंकि यहाँ पे 10a π/4 जो कि 1 होता है, सिमिलरली यहाँ लिखेंगे तो 1 माइनस 10h/2 और 1 प्लस 10h/2, राइट। अब इधर आते हैं तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस h, राइट। अच्छा डिनोमिनेटर वाला पार्ट सिंप्लीफाई करोगे तो ये पाई से पाई वाला पोर्शन कट जाएगा, केवल 2h का होल क्यूब बचेगा, तो ये बनेगा 8h3। इतनी बात समझ में आ गई है। अब मैं थोड़ा सा आगे लिख रहा हूँ, अब बताओ मुझे। लिमिट h टेंड टू 0 लिखते हैं, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो एलसीएम लीजिए आप। एलसीएम लेंगे तो 1 प्लस 10x/2 और इधर ब्रैकेट खोलेंगे तो ऊपर 2 10h/2 बचेगा। इतनी आपकी नजर होनी चाहिए फर्स्ट कि आप पहचान लें। डिनोमिनेटर में 2 बचेगा, हाँ ये 1 माइनस कॉस h है, इसको मैं h² उधार दे देता हूँ ताकि मेरा काम ये फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सिंप्लीफाई हो जाए। और जो रिमेनिंग है, रिमेनिंग कितना है 8h था, h² दे दिया तो 8h बच गया इधर से। अब बताओ ये 10h/2, इधर h/2 भी लगा देते हैं तो 2 इधर भी लगा देते हैं, राइट। अब ये वाला पोर्शन, इतना सा पोर्शन, ये तो आपका 1 हो गया और ये वाला पार्ट 2 हो जाएगा, ये 2 से 2 काट देते हैं। अब आंसर लेने की बारी आ गई तो 1/16 और ये 1/2 तो 1/32 आंसर आ जाएगा, राइट। तो इस तरह से आप अप्रोच कर सकते हो जब भी क्वेश्चन आए तो। मूव करें, चलिए यहाँ पे आ जाते हैं। अब आपको इंटीजर वाले प्रॉब्लम दिखेंगे न्यूमेरिकल टाइप के, और ये फाइनेस्ट प्रॉब्लम है तो जरूर इन क्वेश्चन पे आप फोकस करें और इनको अच्छे से कर लें। एनटी वाले में इन न्यूमेरिकल पोर्शन को आप रिवाइज में जरूर रखें, जिससे क्या हो आपको गलती अगर कोई भी होगी तो उसको सुधारने का मौका मिल जाएगा, राइट। ठीक है, तो यहाँ पे हमें कुछ लेटर गिवन है, उसमें से 5 लेटर के वर्ड बनाने, और ये जेई वालों का फेवरेट पोर्शन बनता जा रहा है, यहाँ से वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो मैं पहले तो उनको एक ऑर्डर में लिखने की कोशिश करूंगा। तो मेरे पास में 5 तो ए है, आप देखो गिनो इसमें 5A, 1 2 3 4 5, ठीक है। ऐसे 4B है, 3C है, 2D है और 1E है। इस तरह से ये लेटर आपको गिवन है, ओके। अब मुझे क्या करना है, इसमें से 5 लेटर का सिलेक्शन करना है। तो 5 लेटर सेलेक्ट करने के लिए मेरे पास ऑप्शन बनते हैं कि मेरे 5 डिफरेंट हो, 5 में कुछ सिमिलर हो, कुछ डिफरेंट हो, तो बहुत सारे केसेस हो सकते हैं, उनके अकॉर्डिंग इनको सेलेक्ट करेंगे। तो पहले बताओ मेरे पास में डिफरेंट लेटर की कितनी एंटिटी, डिफरेंट लेटर की कितनी वेराइटी है, तो 5 वेराइटी, कितनी 5 वेराइटी है, राइट। तो अब मैं इनको सेलेक्ट करूंगा तो बहुत सारे केस बना के सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट केस ऑल डिफरेंट, फर्स्ट केस क्या होता है ऑल डिफरेंट। अगर मुझे ऑल डिफरेंट 5 लेने तो 5 एंटिटी है और इसमें से 5 लेटर सेलेक्ट करने हैं, तो 5C5 ओनली 1 वे है, जिसके अकॉर्डिंग में 5 के 5 डिफरेंट रख सकता हूं। अब नेक्स्ट आते हैं केस सेकंड लिखते हैं। अब केस सेकंड क्या होगा, मैं 2 सेम ले सकता हूं और 3 डिफरेंट ले सकते हैं, राइट। अब 2 सेम रखें तो 2 सेम मुझे कौन कौन दे सकते हैं, ध्यान से सुनना।
ये दे सकता है, ये दे सकता है, ये और ये, यानी फर्स्ट 4 एंटिटी हैं, ये मुझे 2 सेम दे सकते हैं। तो 4 एंटिटी में से मैं एक एंटिटी का सिलेक्शन करूंगा। आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट का सिलेक्शन नहीं कर सकते हैं, यहाँ पे एंटिटी सिलेक्ट हो जाएगी, उसमें से मुझे 2 लेटर लेने हैं या 3 लेटर लेने हैं, एक ही तरीका सेलेक्ट कर सकता हूँ। तो 4C1 क्यों आया? क्योंकि 4 डिफरेंट एंटिटी हैं जो कि मुझे 2 लेटर सेम दे सकती है, इनटू अब मुझे 3 डिफरेंट भी चाहिए। तो 3 डिफरेंट कैसे आएंगे? अब आपने कोई एक एंटिटी का सिलेक्शन कर लिया होगा, लेट से ये एंटिटी ले ली, अब आपके पास में अभी भी 4 डिफरेंट एंटिटी बच रही है, उसमें से मुझे कितनी रखनी है? 3 डिफरेंट रखने। तो 4 में से 3 डिफरेंट 4 सी तरीके से ले सकते हैं। क्या समझ में आ गया? आपने एक कोई भी पेयर ले लिया होगा 2 सेम वाला, तो उसके बाद जो रिमेनिंग होंगे उनमें से आप 3 सेलेक्ट कर लो, ठीक है। तो यहाँ पे 4B को अपन एक एंटिटी मान रहे हैं, ठीक है, 3C को एक एंटिटी मान रहे हैं, 2D को एक एंटिटी मान रहे हैं। तो डिफरेंट एंटिटी कितनी? 4 है, उनमें से 3 सेलेक्ट करेंगे। और ये कितना आ रहा है? 16 आ रहा है। अच्छा, केस थर्ड क्या हो सकता है? अब केस थर्ड हमने क्या लिखा है? 2 सेम लिख लिया। अच्छा, 2 सेम और 3 सेम भी तो हो सकता है, बताओ। 2 सेम ले लिया और 3 सेम ले लिया, ये भी तो हो सकता है कि नहीं हो सकता है? ओके, तो इसको भी यहाँ पे देख लेते हैं। तो कैसे लिखेंगे बताओ? 2 सेम और 3 सेम। तो पहले 3 वाला देख लेते हैं, इससे दिक्कत नहीं आएगी, हालांकि सिलेक्शन में कोई फर्क नहीं पड़ता है आगे पीछे रखने पे। ओके, तो 3 सेम, अगर 3 सेम कौन कौन दे सकते हैं? 5A दे सकता है, 4B दे सकता है, 3C, ये 3 एंटिटी हैं जो मुझे 3 सेम दे सकते हैं। उसमें से मैं एक एंटिटी सेलेक्ट करूंगा, मुझे 3 एक जैसे चाहिए, तो वो एक एंटिटी में से निकालने पड़ेंगे, एक एंटिटी में से। तो 5A में से निकाल दें, 4B में से निकाल दें, या 3C में से निकालते हैं, तो 3 वे होते हैं, तो 3C1 लिख दिया। अच्छा, अब इसमें से कोई एक एंटिटी आ गई होगी, तो अब मेरे पास में 2 सेम देने वाली कितनी एंटिटी बच रही है? आप सोच के बताओ, 2 सेम कौन कौन दे सकता है? अब कोई एक एंटिटी सेलेक्ट होगी 3 वाली, तो रिमेनिंग 2 तो 3 वाली बच गई और एक 2 वाली बच गई। तो अभी भी मेरे पास में 3 एंटिटी है और उसमें से मुझे 2 सेम चाहिए, तो एक एंटिटी सेलेक्ट कर लेंगे, तो ये 9 आ जाएगा। क्या समझ में आया? 3 सेम वाला ऑप्शन ले लिया। तो 3 सेम मुझे कौन कौन दे सकता है? 3 सेम कौन कौन दे सकता है? 5A दे सकता है, 4B दे सकता है, 3C, उसमें से एक ट्रिपलेट सेलेक्ट कर लो, एक ट्रिपलेट पूरा पूरा, तो 3C1 हो गया। अब रिमेनिंग 2 सेम देने वाले 3 बन जाएंगे, उसमें से एक सेलेक्ट कर लेंगे, तो 3C1, इसे 9 आ जाएगा। अच्छा, अब मैं आता हूँ नेक्स्ट केस पे। केस 4 कह सकता है? केस 4 ऐसा होता है 2 सेम और एक डिफरेंट, बताओ हो सकता है? अच्छा, 2 सेम का मतलब जैसे मैंने 2A ले लिए, 2C ले लिए, उसको बोल देंगे 2 सेम और 2 सेम, ठीक है। तो आपको पहले क्या करना है? 2 सेम सेलेक्ट कर लेने हैं। तो मुझे 2 सेम कौन कौन से दे सकते हैं? ये ऐसे दे सकते हैं, और फिर दूसरे 2 सेम करना है, यानी एक तरह से मुझे ये जो 2 सेम देने वाली 4 एंटिटी है, 1 2 3 और 4, इसमें से 2 पेयर सेलेक्ट करने, 2 पेयर सेलेक्ट करने। तो 2 पेयर सेलेक्ट करूंगा तो कितने तरीके से कर सकता हूँ? 4C2 तरीके से। 4 मेरे पास एंटिटी है 2 देने वाली, उसमें से मुझे 2 एंटिटी सेलेक्ट करनी है, तो 4C2। अच्छा, 4C2 के बाद में अब मेरे पास में कितनी बच गई होगी? रिमेनिंग क्वांटिटी, टोटल 5 क्वांटिटी थी, उसमें से 2 को सेलेक्ट कर लिया मैंने, तो रिमेनिंग 3 बच गई होगी, उसमें से एक ले लेते हैं, तो 3C1, राइट। और इसको सॉल्व करेंगे तो 6A 18 आ जाएगा। अच्छा, अगला केस, अब थोड़े से केस इजी बन जाएंगे। केस 5 कह सकता है? केस 5 बताओ, हमने 2 सेम कर दिए थे, 2 सेम वाला लिख रहे थे। अच्छा, अब 3 सेम का भी ऑप्शन ले लिया, तो 3 सेम और 2 डिफरेंट वाला ले लेते हैं। 3 सेम और 2 डिफरेंट, बताओ 3 सेम और 2 डिफरेंट कितने तरीके से कर सकते हैं? 3 सेम मुझे ये 3 एंटिटी दे सकती है, तो 3C में एक ले लेंगे, और 2 डिफरेंट, अब 2 डिफरेंट 3 में से एक ले लिया, तो रिमेनिंग 4 एंटिटी बच गई, उसमें से मुझे 2 डिफरेंट चाहिए, तो 4C2 होगा। बताओ, 2 डिफरेंट चाहिए इसलिए 4C2 होगा, तो 3C1 और 4C2, ये कितना हो जाएगा? ये 18 आ जाएगा, राइट। अगला केस क्या बन सकता है? अगला केस बन सकता है केस नेक्स्ट, बस जितने केस हो सकते हैं उसको लिखते जाओ। 4 सेम, ठीक है, और एक डिफरेंट, 4 सेम एक डिफरेंट। 4 सेम कौन दे सकते हैं? ए में से आ सकते हैं चारों ए, या बी में से चारों बी आ सकते हैं। तो मेरे पास में 2 एंटिटी हैं जो 4 सेम दे सकते हैं, उसमें से एक सेलेक्ट करनी है, 2C1, और रिमेनिंग कितनी बच गई? रिमेनिंग 4 बच गई, तो उसमें से एक ले लेंगे, क्योंकि एक डिफरेंट चाहिए, तो ये आ जाएगा 8। और लास्ट केस
बट नॉट लिस्ट। 5 के 5 क्या आ जाए, सेम आ जाए। तो 5 के 5 सेम एक ही तरीके से आ सकते हैं। वो कौन सा है कि 5 के 5 ए आ जाए। तो ये इतने तरीके से आप सेलेक्ट कर सकते थे। आपको बीच में थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, बट इस प्रॉब्लम को आप अपने लेवल पे थोड़ा सा अंडरस्टैंड करो। मैंने तरीका बता दिया कि कैसे सोचना होता है। तो टोटल वे कितने हो जाएंगे, टोटल वेज, ठीक है। तो टोटल वेज अगर लिखेंगे तो आपके पास में ये आ जाएंगे 1 + 60 + 9 + 80 + 80 + 8 + 1। जब सॉल्व करेंगे तो 25 26 हो गया, 26 और ये 32, ये होगा 62 और 62 और 9 71 आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे, 71। अब मैं थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा समझा देता हूँ इस प्रॉब्लम के साथ में। एक्स्ट्रा ये है कि अगर मुझे वर्ड्स बनाने होते तो क्या करते, तो यहाँ पे तो ऑल डिफरेंट है इसलिए 5 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई होता है। यहाँ पे क्या होता है, 2 सेम है तो इसे 5 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई हो जाता है, क्योंकि जो सेम है उससे डिवाइड जाएगा। अगर मुझे वर्ड्स बनाने होते, इसमें क्या होता है 5 फैक्टोरियल की डिवाइड में 2 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल आता। इधर क्या आता, इसके साथ में अगर मैं वर्ड्स की बात करता तो 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल, राइट। 3 सेम तो इसमें 5 फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल आ जाता, समझ गए। अब यहाँ पे 5 फैक्टोरियल बाई 4 फैक्टोरियल हो जाता और इसमें एक ही तरीका बचता, क्योंकि अरेंजमेंट तो हो नहीं सकता। तो आपको वर्ड के बारे में भी ध्यान रखना है कि अगर वर्ड्स बनाने हो तो कैसे बनाते हैं, समझ गए। मूव करें नेक्स्ट क्वेश्चन पे होपफुली। तो ये 71 था और हमने पूरा सॉल्व कर लिया अच्छे से। हाँ, अब इस प्रॉब्लम पे आते हैं। वन ऑफ द बेस्ट प्रॉब्लम है वेक्टर के रिलेटेड, ठीक है। और ये जेई एडवांस का क्वेश्चन है, तो जरूर जेई एडवांस के क्वेश्चन का आप रिवाइज करके रखें, क्योंकि जेई मेंस के अंदर वो क्वेश्चन आ सकते हैं। अब देखो क्या करना है इस क्वेश्चन के अंदर, आपको बेसिकली ये वाली वैल्यू निकालनी है, बट इन्फॉर्मेशन क्या है, सबसे पहले a.b = 0 गिवन है, राइट। और एक सी वेक्टर गिवन है जिसका मॉडुलस भी हमें पता है। तो आप क्या करो, पहले तो इस कॉन्सेप्ट को यूज करो। कौन सा वाला, ये जो आपको दिख रहा है ये वाला, इसको यूज करिए। कैसे यूज करेंगे, ठीक है। तो इसे सी वेक्टर की जो इक्वेशन है वो क्या है, x a वेक्टर और y b वेक्टर और a क्रॉस b। तो मैं कैसे यूज करूंगा, तो टेक डॉट विथ ए, टेकिंग डॉट विथ ए वेक्टर, ए वेक्टर के साथ डॉट लीजिए। तो क्या बनेगा, सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर इक्वल टू एक्स ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस वाई ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। ऑर्डर का कोई फर्क नहीं पड़ता है डॉट प्रोडक्ट में, तो डॉट ए वेक्टर। अब बताओ सी डॉट ए, सी डॉट ए इसको तो वैसे लिख दो, बट ये वाला पार्ट कितना हो जाएगा x, ये 0 हो जाएगा क्योंकि a डॉट भी 0 है और ये बॉक्स प्रोडक्ट के अंदर रिपीट हो रहा है, इसलिए ये भी 0 हो जाएगा। तो मेरे पास में क्या है, केवल ये आ गया, x आ जाएगा। सिमिलरली अगर आप b के साथ डॉट करोगे तो इधर c डॉट b आ जाएगा और इधर y आ जाएगा। क्या समझ पा रहे हो, b के साथ डॉट करेंगे तो a डॉट b बनेगा, ये खत्म, ये 1 हो जाएगा और ये बॉक्स प्रोडक्ट के अंदर b रिपीट हो रहा है तो इसलिए आ गया। अब यहां तक की इंफॉर्मेशन आ गई। अब आगे देखो, ये जो सी वेक्टर है वो ए के साथ में और बी के साथ में अल्फा एंगल बना रहा है। तो मुझे डॉट अगर पता है तो उसको एंगल के फॉर्म में लिखने की कोशिश करेंगे। तो मोड सी मोड ए कॉस अल्फा इक्वल टू एक्स, ठीक है। अच्छा, इसको नीचे देखो, मोड सी की वैल्यू 2 है, मोड ए की वैल्यू 1 है, तो 2 कॉस अल्फा इक्वल टू एक्स हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2 कॉस अल्फा इक्वल टू एक्स। अच्छा, इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो इधर भी 2 cos अल्फा ही आएगा। क्या समझ पा रहे हो आप, क्योंकि एंगल तो सेम ही है तो बाकी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो x की वैल्यू और y की वैल्यू मुझे यहाँ से मिल गई। ये इंपॉर्टेंट पार्ट था इस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। अब मुझे अल्फा के अंदर रिलेशन आ गया, तो अब मुझे नेक्स्ट क्या करना है, 8 cos अल्फा स्क्वायर निकालना है। अब ये कैसे फर्दर प्रोसीड करें, ये थोड़ा सोचने वाला पॉइंट है। तो देखिए, ये जो सी वेक्टर दे रखा है इसको यूज करिए फिर से और उसको स्क्वायर कर दो। सी वेक्टर का स्क्वायर करेंगे तो मोड सी स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा, आपको पता है अगर a प्लस बी प्लस सी का वेक्टर के अंदर स्क्वायर करना हो तो आप a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर फिर 2 टाइम a वेक्टर डॉट बी वेक्टर डॉट सी और c डॉट a लिखते हैं, पता है। बस तो ये करने वाला हूं मैं यहाँ पे। जब स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर और मोड a स्क्वायर होगा, कितना होता है 1 इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग।
फिर वाई स्क्वायर आ जाएगा और मोड बी स्क्वायर 1 क्योंकि यूनिट वेक्टर मेंशन किए हुए हैं। नेक्स्ट क्या आएगा, ए क्रॉस बी का स्क्वायर आ जाएगा, राइट। फिर लिखेंगे तो 2 टाइम ए डॉट बी, तो 2 टाइम इन दोनों का डॉट करेंगे, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 2xy ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, राइट। फिर कितना आएगा 2y बी डॉट ए क्रॉस बी, फिर 2x और ए डॉट ए क्रॉस बी आ जाएगा राइट में, ठीक है। अब मैं यहां से अच्छे से समझ पा रहा हूँ, ये 4 हो रहा है, ये एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 4 cos स्क्वायर अल्फा है, ये वाली वैल्यू भी 4 cos स्क्वायर अल्फा है। अच्छा ए क्रॉस बी कितना होगा, ए क्रॉस बी, ए और बी के बीच में एंगल कितना है बताओ 90 है, कितना एंगल है 90। ए और बी के बीच में एंगल कितने का है, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट 0 हो रहा है, तभी हो सकता है जब डॉट इसके बीच में एंगल 90 या 270 हो, बट स्क्वायर कर रहे हैं इसलिए 90 ही काफी है कहने के लिए। तो ये मोड ए 1 मोड बी 1 और साइन 91 और स्क्वायर करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अच्छा रिमेनिंग जो पार्ट आ रहा है ना वो 0 हो जाएगा, सोच के बताओ, रिमेनिंग पार्ट 0 हो जाएगा क्योंकि ए डॉट बी बन रहा है 0 और बाकी में बॉक्स प्रोडक्ट बन रहे हैं, एक रिपीट होने वाला। तो अब आंसर के बहुत नजदीक आ गए, तो बताओ कितना आ रहा है, यहाँ पे ये 4 हो रहा है और ये 1 है, इसको लेंगे तो 3 और इधर से 8 cos स्क्वायर अल्फा हो जाएगा। यही तो आंसर है, यही तो आंसर है आपका, कि नहीं है, समझ गए क्या। बस तो ये तरीका होता है इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, बस 2 और लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद आपको इस सीरीज वाले क्वेश्चन की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट पूरी हो जाएगी, राइट। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए, वन ऑफ द फाइनेस्ट प्रॉब्लम। अच्छा इस टाइप की जो नंबर ऑफ सॉल्यूशन आ जाए, इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे बेस्ट मेथड क्या होता है, आप ग्राफ बना दो, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का ग्राफ बना दो, दोनों एक ही साथ में, और जितनी बार इंटरसेक्शन होता है उतने नंबर ऑफ सॉल्यूशन होते हैं। अब मुझे इसका ग्राफ बनाना है, तो ग्राफ बनाना थोड़ा सा चैलेंजिंग हो सकता है आप, क्योंकि इसको मॉडुलस से फ्री करना पड़ेगा। अब मॉडुलस से फ्री कैसे करते हैं वो पहले समझिए। पहले तो बताओ मुझे क्रिटिकल पॉइंट क्या आएंगे, अगर मैं क्रिटिकल पॉइंट की बात करूंगा तो क्या आएंगे, क्रिटिकल पॉइंट का मतलब जहां पे मॉडुलस का पार्ट 0 हो जाता है। तो आप देखो क्रिटिकल पॉइंट cos ऑफ x जहां 0 होगा वो क्रिटिकल पॉइंट होगा, एक तो -π/2 और एक π/2 अकॉर्डिंग टू गिवन डोमेन, राइट, और एक 0 आ जाएगा इस मॉडुलस की वजह से। तो मेरे पास में एक क्रिटिकल पॉइंट आ गए। अब इनके अकॉर्डिंग मुझे इस इंटरवल को ब्रेक करना है, इस पॉइंट के अकॉर्डिंग ब्रेक करना है, ठीक है। तो ब्रेक करते समय मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि 4 पार्ट जितने बनेंगे -π से -π/2, एक पार्ट तो ये बन सकता है, दूसरा पार्ट क्या बन सकता है -π/2 से 0, इक्वल टू कहाँ पे लेना है वो भी ज्यादा माइंड मत करना, क्योंकि हमें ग्राफ बनाना है तो किसी भी एक इंटरवल में तो ले लेना। और ये π/2 से π, ये कितने पार्ट बन गए 4 पार्ट बन गए। इस पार्ट के अकॉर्डिंग मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मॉडुलस को फ्री कर रहा हूँ, मॉडुलस को फ्री कर रहा हूँ, आप देखना, ठीक है। मॉडुलस को हम फ्री करने की कोशिश कर रहे हैं, राइट। अब देखो मैं यहां से स्टार्ट करता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए अच्छे से। π/2 से π कौन सा क्वाड्रेंट होता है, आपका होगी सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर कॉस क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो ये राइट हैंड साइड तो क्या बन जाएगी 3 माइनस cos x, समझ में आ गया क्यों, क्योंकि cos नेगेटिव होता है तो मॉडुलस नेगेटिव साइन के साथ में ओपन होगा। अच्छा ये मोड पॉजिटिव है, ये वाली वैल्यू पॉजिटिव है, इसलिए यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, ये 3 ऑफ साइन x हो जाएगा, राइट। 0 से π/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट है, इसलिए यहाँ पे दोनों ही पॉजिटिव आ जाएंगे, तो 2 sin x और इधर से 3 cos x आ जाएगा। अब इधर आ जाओ, ये कौन सा क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट है, और फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर cos पॉजिटिव होता है, इसलिए राइट हैंड साइड के अंदर पॉजिटिव साइन आएगा और लेफ्ट हैंड साइड के अंदर क्या आएगा, नेगेटिव साइन आएगा। क्या समझ पाए आप, ये बात समझ पाए, क्योंकि नेगेटिव है इसलिए मॉडुलस नेगेटिव में नेगेटिव साइन देता है और नेगेटिव साइन बाहर आ जाएगा, तो 2 की पावर -sin x। अब ये वाला पार्ट बच गया, इसी जगह पे क्या आएंगे, तो मैं आपको की कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग लिख रहा हूं, बताऊंगा नहीं पर आप सोच के बताना क्या यही आ रहा है क्या। अगर यहां लिखेंगे तो -2 cos x और इधर लिखेंगे तो -2 sin x, ऐसा आएगा। बताओ क्या बात आपको समझ में आ गई। अब मैं ग्राफ बनाने की कोशिश करता हूँ और बस ग्राफ जैसे बन जाएगा तो हमारा काम बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व होने वाला है, ठीक है। आपको ज्यादा परेशान नहीं होना है, मैं एक साइड का पहले ग्राफ बनाऊंगा फिर दूसरी साइड का बनाऊंगा, ठीक है। तो आपको
ये समझने में देर नहीं लगेगी। π/2 और पाई। अच्छा, यहाँ पे कुछ लेवल में डिसाइड कर लेता हूँ, क्योंकि ये जो वैल्यू आएगी ये कुछ अपनी मैक्सिमम वैल्यू रख रही होगी। हाँ, अब बता दो, इस इंटरवल तक के आपको ग्राफ चाहिए -π/2 से -π से पाई के बीच में। अब मैं लेफ्ट हैंड साइड के ग्राफ बना रहा हूँ सबके, ये लेफ्ट हैंड साइड वाले ग्राफ बना रहा हूँ, राइट। इसको देखना 2 sin x जो नेगेटिव पॉजिटिव है। अच्छा, -π रखो यहाँ पे, -π रखेंगे तो साइन 0 होता है, 2 1 होता है। अब यहाँ पे आ जाओ, इधर आ जाओ, तो जहां पे छोड़ रहा है वही से पकड़ रहा है, तो यहाँ पे आपको 0 पुट करके देखना है। 0 रखेंगे कितना आएगा, साइन 0 होता है, 2 1 होता है, तो ये यहाँ आएगा। तो ऐसा बनना चाहिए। फिर आगे देखेंगे इस साइड में, तो आपको 0 तक का तो बना ही लिया था, 2 यहाँ रखेंगे तो 1 आ रहा है, फिर π/2 रखेंगे तो ये 2 हो जाएगा, ऐसा बन जाएगा, बस ऐसा बन जाएगा। इस सिमिलर पैटर्न के अकॉर्डिंग आपको ग्राफ यहाँ तक समझ में आ जाना चाहिए। अब मैं इधर जा रहा हूँ और अगले वाले पोर्शन का ग्राफ बना रहा हूँ, 2 cos x का ग्राफ बना रहे बनाए। अच्छा, अब बताओ, इसी इंटरवल में आप पहले -π रखो यहाँ पे, तो cos ऑफ -π कितना होगा, cos के अंदर माइनस का कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो cos π -1 और ये माइनस इसके आगे तो कितना हो जाएगा +1, तो 2 यानी 2। तो ये यहाँ पे कितना आ रहा है, जब -π रखूंगा तो 2 आ रहा है, कितना आ रहा है, एक्चुअली यहाँ पे 3 था, थोड़ा सा ये करेक्ट कर लो, यहाँ पे 3 था, राइट। तो ये कितना आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा, समझ गए। cos π की वैल्यू -1, माइनस आगे है इसलिए +1, 3 तो 3 आ जाएगा। और π/2 रख लो, तो π/2 रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा 0, और 3 1 होता है, तो ये, तो आपको ऐसा ग्राफ नजर आना चाहिए, समझ में। अब आप अगले इंटरवल में आ जाओ, 3 cos x का ग्राफ बनाना है, तो पहले ये यहाँ रखो, तो 3 1 और फिर 0 यहाँ रखेंगे तो cos 0 1 होता है 3। तो बच्चों देख पा रहे हो, ऐसा ग्राफ बनेगा, फिर ये नीचे आएगा, फिर इधर जाएगा, ठीक है। तो बताओ ये कितनी जगह पे आपस में इंटरसेक्ट कर पाए, ये कितनी जगह इंटरसेक्ट कर पाए, 4 जगह। तो ये प्रैक्टिकली आपको यहाँ से सॉल्यूशन दिखने लग गए होंगे कि 4 सॉल्यूशन आएंगे, और सिमेट्रिसिटी से ये होंगे, तो सम ऑफ रूट भी पूछ सकते थे यहाँ पे। सम ऑफ रूट कितना होगा, सम ऑफ रूट 0 होगा, पता है, सम ऑफ रूट सिमेट्रिसिटी से जितने पॉजिटिव है ऐसे ही नेगेटिव में आ रहे, राइट। तो इस टाइप से आप इस क्वेश्चन को अप्रोच कर सकते थे। उम्मीद है मैंने कुछ आपको बेटर समझाने की कोशिश की होगी। नाइस। चलिए, ये पेंटिन सॉल्यूशन दे रखा था, तो मेरे हिसाब से मैंने जो समझाया वो थोड़ा सा आपको ज्यादा लॉजिकल लगा होगा। अब यहाँ पे आते हैं और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, राइट। अब ये वाली प्रॉब्लम है, इस क्वेश्चन के अंदर आपको पॉइंट निकालना है, विच इज एट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द x + y = 7 और लाइंग ऑन द एलिप्स, जो एलिप्स के ऊपर लाई कर रहा है, जिसके कोऑर्डिनेट a/b, तो a/b की वैल्यू निकालनी है, कहने का मतलब को कोऑर्डिनेट निकालना है। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका है, पहले ग्राफ बना लिया करो ताकि अंडरस्टैंड हो जाए कि एग्जैक्टली प्रॉब्लम के अंदर क्या हमसे डिमांड कर रहा है। तो ये हमने एलिप्स बना ली, और ये जो लाइन है, ठीक है, ऐसे एक लाइन बना देते हैं, x + y = 7। अच्छा, ये वाला पॉइंट कितना है, √6, आप खुद समझ लो, x² / 7 है और y² / 3 = 1 है, तो और इधर कितना हो जाएगा। अच्छा, अब मुझे इस लाइन से इस एलिप्स के ऊपर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाला पॉइंट निकालना है। तो आप देख पा रहे हो, यही पॉइंट होगा जो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पे होगा नहीं होगा। तो इसमें कॉन्सेप्ट क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट ये होता है कि अगर जिस पॉइंट की बात करें उस पॉइंट पे जो टेंजेंट डाली जाएगी, तो वो टेंजेंट क्या होगी, इस लाइन के पैरेलल होगी, ये दोनों लाइन पैरेलल होनी चाहिए, तब ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, क्योंकि ये हमने क्या बोला है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होती है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है। तो ये दोनों लाइन क्या होनी चाहिए, पैरेलल होनी चाहिए थी। क्या समझ पाइए आप, ये पैरेलल वाला कॉन्सेप्ट कैसे आया। अब बस आपको जो भी काम करना है वो बहुत ही स्मार्ट तरीके से यहाँ पे कर लेना है, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। चलिए, इस पॉइंट का नाम P देते हैं। तो P पॉइंट क्या होगा आपका, तो आप सब लोग अच्छे जानते हैं, √6 cos θ और √3 sin θ आ जाएगा, नहीं आएगा। अच्छा, इस जगह पे स्लोप कितना आएगा, इसका स्लोप कितना है, इसका स्लोप कितना है, इसका स्लोप है -1। तो इस पॉइंट पे P पॉइंट पे स्लोप एट P कितना होगा, -1 होगा नहीं होगा, बताओ, सोच के बताओ।
होगा। अच्छा पी पे स्लोप कैसे निकालेंगे, तो आप कहोगे सर इसको डिफरेंशिएट कर लो स्लोप मिल जाएगा, तो मैं इसको डिफरेंशिएट करने के बजाय इसको डिफरेंशिएट करूंगा ताकि एलसीएम नहीं लेने पड़े। तो 2x और a 4y y डैश इक्वल टू 0, तो मेरे पास में y डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -2x अपॉन 4y, यानी ये हो गया मेरे पास में x अपॉन 2y। अच्छा किस पॉइंट की बात कर रहे हैं अपन, किस पॉइंट की बात कर रहे हैं, ये वाला √6 cos थीटा एंड √3 sin थीटा। तो √6 cos थीटा अपॉन 2 और √3 sin थीटा, राइट। ये स्लोप हमने निकाल लिया। बीसीज कितना होना चाहिए, -1 होना चाहिए। क्यों, क्योंकि पैरेलल है तो -1 होना चाहिए। तो यहाँ से माइनस कैंसिल आउट करते हैं, ये यहाँ से कटेगा तो √2 टाइम कट जाएगा। तो मैं यहाँ से देख पा रहा हूँ कि मेरे पास में tan थीटा की वैल्यू कितनी आ रही है, 1/√2 आ रही है। बताओ tan थीटा की वैल्यू 1/√2 आ गई नहीं आ गई, tan थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 1/√2। अब इस पॉइंट का नाम ए दे रखा था, तो बताओ ए कितना होगा। अब आप अगर tan थीटा निकाल चुके हो तो साइन और कॉस तो निकाल सकते हैं, ये 1 है ये √2 है तो ये √3 होना चाहिए। तो ये आपका √6 कॉस की वैल्यू कितनी आएगी, √2/√3 आएगी। तो ये कितना हो गया आपका, बताओ ये 12 2√3 तो ये 2 हो जाएगा। और b की वैल्यू कितनी है, √3 साइन कितना आएगा 1/√3 तो ये 1 आ जाएगा। तो पूछा क्या था a/b, तो a/b कितना हो जाएगा 2। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। क्या ध्यान रखना है, जब कभी भी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की बात करते हैं तो उस पॉइंट को जहां से डिस्टेंस निकालनी है उनको मिला दो, उसके बीच में 90 डिग्री का रिलेशन रहेगा, ठीक है। या मैं कहूँ उस पॉइंट पे टेंजेंट डालेंगे तो उस टेंजेंट का स्लोप जिससे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस रखनी है उसी के पैरेलल आनी चाहिए। तो यह तरीका आपको ध्यान रखना है जब कभी भी ऐसे क्वेश्चन आपके सामने आते हैं, राइट। तो हमने इतने सारे क्वेश्चन कर लिए, उनमें कुछ न कुछ लॉजिकल बात थी, तो आप जरूर ऐसे क्वेश्चन को रिवाइज करके रखें, तो आपको हेल्प मिलेगी एग्जाम के अंदर और कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। नाइस। तो आज की क्लास में इतने क्वेश्चन हमने हमारी तरफ से की कोशिश, और सब प्रॉब्लम एक से बढ़ के एक थी। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ कौन कौन सी प्रॉब्लम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो रिवाइज में ध्यान रखें। ये वाला तरीका ग्राफिकली अच्छे से याद रखें तो आपको हेल्प मिलेगी। इससे पहले वाला ये वेक्टर वाला कॉन्सेप्ट था जो कि ऑब्वियस है, वेक्टर के अंदर आपको जो इन्फॉर्मेशन गिवन है उसी को यूज करते हुए सॉल्व करना होता है, राइट। ओके, अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा लेफ्ट में आता हूँ और यहाँ पे बताता हूँ। देखो ये भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम थी, ये पीएनसी वाली प्रॉब्लम। ये क्वेश्चन जेईई मेंस के फेवरेट बन रहे, और मैंने जो ब्लू बना रखे साथ में, ये अगर वर्ड्स पूछें कितने 5 लेटर वर्ड्स बन सकते हैं तो ये भी मल्टीप्लाई करना होगा। ओके, चलिए ये लिमिट की प्रॉब्लम थी, तो आई थिंक हमने 12 या 13 प्रॉब्लम की और सब एक से बढ़ के एक प्रॉब्लम थी। तो उम्मीद है ये आपको सीरीज अच्छी लगेगी, और अगर अच्छी लगे तो प्लीज लाइक जरूर कर लिया करना और अपने फ्रेंड के बीच में शेयर करें ताकि उन तक इन्फॉर्मेशन जाए तो उनकी भी हेल्प हो जाए। अच्छा, इसमें सम ऑफ रूट वाला कॉन्सेप्ट लगता है, हमेशा याद रखना जो स्टार्टिंग वैल्यू नहीं दे रही है तो उसको ऐड सब्ट्रैक्ट कर दो ताकि रिमेनिंग पार्ट 0 हो जाए और केवल वही पार्ट बच जाए, ठीक है। और ये तो वन ऑफ द मोस्ट फाइनेस्ट प्रॉब्लम थी जो इस पेपर की थी, ठीक है, जिसके अंदर आपको 10 तक की इंफॉर्मेशन काम में लेगी। तो जरूर इस क्वेश्चन को एक बार रिवाइज करके रखें। तो होपफुली नेक्स्ट पेपर के साथ मिलेंगे अच्छी टेक्निक के साथ में जो भी शॉर्टकट हो सकते हैं। तो अपना ध्यान रखें। थैंक यू आपके टाइम के लिए, बाय बाय।